ओके स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स का रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पीड और रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देम। ठीक है, तो इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? इसमें हम पढ़ते हैं रिएक्शंस की स्पीड और उस रिएक्शन को की स्पीड को कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके बारे में स्टडी करना है हमने इस चैप्टर में। ठीक है, तो अब देखो, जब भी कोई रिएक्शन होती है, रिएक्शन के ड्यूरिंग क्या होता है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में बदलते हैं, ये तो आपको पता है। लेकिन रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में बदलते हैं तो कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे सबसे पहले ये होता है कि जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में आपस में जो बॉन्ड्स होती हैं, उनके एटम्स के बीच में वो बॉन्ड्स टूटती हैं। जैसे N2 मान लो रिएक्टेंट्स में है, तो N2 मतलब N और N के बीच में जो वो बॉन्ड्स हैं वो टूटेंगी बेटा, और वो एटम्स बनेंगे। और बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी। और जिस काम के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है वो काम मुश्किल होते हैं, मतलब टाइम भी लगता है उन कामों को करने में। जैसे मैं क्लास में भी आपको समझाता था कि एक चौक उठाकर मारनी है, वो आसान है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब मैं कहता हूँ एक बड़ा बेंच उठाओ और उसको दूर फेंकना है, तो उसके लिए तो एनर्जी लगेगी तो टाइम भी लगेगा, वो चीज़ है बेटा। तो इसीलिए जब भी कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट्स में बदलते हैं तो उस प्रोसेस के ड्यूरिंग पहली बात क्या होती है, रिएक्टेंट्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके एटम्स के बीच की बॉन्ड्स टूटती हैं, और वो टाइम कंज्यूमिंग स्टेप होता है। और उसके बाद जब एक बार बॉन्ड्स टूट जाती हैं, वो एटम्स बन जाते हैं, फिर वो नई तरह से जुड़ते हैं और प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं। और जब प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं तो जैसे मैंने कहा कि वो एटम्स अब किसी नए तरीके से जुड़ते हैं। जुड़ना मतलब बॉन्ड्स बनती हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। और वो स्टेप जो होता है, बॉन्ड्स बनने वाला स्टेप, वो एकदम से हो जाता है, मतलब जल्दी हो जाता है। तो ये है बेटा। और फिर आता है स्पीड के बेस पर हमारे पास 3 टाइप की रिएक्शंस आती हैं। पहले आ गया वेरी फास्ट, फिर आ गया इंस्टेंटेनियस। वेरी फास्ट या इंस्टेंटेनियस वर्ड को समझो, इंस्टेंटेनियस मतलब एकदम से। तो जैसे आयनिक रिएक्शंस होती हैं, आयनिक रिएक्शंस में ये एक एग्जांपल है आपके पास PbI2 का। तो ये आयनिक रिएक्शंस में ये एग्जांपल आ गया 2Ki प्लस PbNO3। और PbI2 ये येलो PPT बन गई, 2KNO3 अलग हो गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, ये रिएक्शंस बहुत फास्ट होती हैं और एकदम से हो जाने वाली होती हैं। ठीक है, क्यों फास्ट होती हैं? क्योंकि इसमें ये जो सब्सटेंसेस हैं, यानी कि Ki, ये पहले ही आयंस में है, यानी Ka पॉजिटिव और I नेगेटिव। इसी तरह से Pb2 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव आयंस, यानी पहले ही टूटे हुए हैं। जो मैंने ऊपर समझाया ना कि रिएक्टेंट्स में बॉन्ड्स टूटती हैं, तो इसमें तो पहले ही टूटी हुई हैं। तो पहले टूटी हुई हैं तो टाइम वेस्ट हो गई नहीं, तो इसलिए ये बड़ी जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, फिर आती हैं वेरी स्लो रिएक्शन। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन आपने अपने नेचर में देखी हुई है, रस्टिंग ऑफ आयरन स्लो होती है। उसके बाद आता है मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, मॉडरेट रिएक्शन मतलब जो ना तो बहुत ज़्यादा फास्ट होंगी ना बहुत ज़्यादा स्लो होंगी। और इसमें ये एग्जांपल आता है हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। ये आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ भी लिया होगा। तो इसमें क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस H2O। तो यहाँ पे ये ऑर्गेनिक में बताता था ये असाइल ग्रुप पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव से जुड़ेगा, यानी H2O में नेगेटिव कौन है? OH नेगेटिव, उससे जुड़ जाएगा। तो ये बन गया CH3COOH और दूसरी तरफ बच गया C2H5OH। तो इस तरह से। अच्छा, फिर आता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना। तो सिंपल है बेटा, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, जैसे नॉर्मली। अब रिएक्शन में तो डिस्टेंस तो कोई चल के थोड़ी जाना है कहीं, है ना, तो डिस्टेंस नहीं आता। वहाँ पे ये आता है कि कितने रिएक्टेंट ख़त्म हो गए या कितने प्रोडक्ट बन गए। तो बस वही है, यानी चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ एनी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, इसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये आ गया चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ एनी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, ये आ गया बेटा। कंसीडर अ रिएक्शन, अब ये एग्जांपल से समझाया। जैसे ये एक रिएक्शन मान ली R चेंजेस टू P, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? तो माइनस डेल्टा R बाय डेल्टा T। R किसके लिए है? रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन के लिए। डेल्टा मतलब चेंज और डेल्टा T मतलब चेंज इन टाइम। अच्छा, और प्रोडक्ट्स में से निकालना हो तो प्लस डेल्टा P बाय डेल्टा T लिखना है, जैसे आप देख रहे हैं ये चीज़ है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि नेगेटिव पॉजिटिव क्यों है? इसलिए आया, नेगेटिव मतलब रिएक्टेंट्स की अमाउंट धीरे धीरे कम हो रही है, पॉजिटिव का मतलब प्रोडक्ट्स की अमाउंट धीरे धीरे बढ़ रही है, ये मतलब होता है इसका, और कुछ नहीं है। अच्छा, फिर आगे चलें तो आ गया RAV इज़ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, वो बता दिया। मैं फिर बता देता हूँ, ऊपर नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि रिएक्टेंट, ये नेगेटिव क्योंकि रिएक्टेंट्स की अमाउंट धीरे धीरे कम होती है और प्रोडक्ट्स की अमाउंट धीरे धीरे बनती है, ये बढ़ रही होती है, इसलिए। अच्छा, फिर ये देखो, ये
ग्राफ सा समझाया है। ये रिएक्टेंट्स हैं, ये टाइम है। अब शुरू में रिएक्टेंट्स ज़्यादा होते हैं, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती जाती है तो रिएक्टेंट्स की अमाउंट कम होती जाती है, इसलिए कर्व ऐसे आया। और प्रोडक्ट्स में समझो तो प्रोडक्ट शुरू में जीरो होते हैं, प्रोडक्ट तो स्टार्टिंग में तो होंगे नहीं। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी प्रोडक्ट्स की अमाउंट धीरे धीरे बढ़ती जाएगी इस तरह से। और ये एक बार एक टाइम पे ये कांस्टेंट की तरफ चलना शुरू हो जाती है, मतलब जितने बनने थे बन गए, वो भी स्टेज आ जाती है, ठीक है। बाकी ये स्लोप वाला कंसेप्ट ये आगे आता है, मैं अभी बताता हूँ। देखो ये आता है RAV। RAV क्या है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी यूज टू प्रिडिक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। यानी एवरेज जो है, एवरेज तो शुरू से लेकर एंड तक के अकॉर्डिंग बनाई गई। तो कहता एवरेज से हम ये नहीं बता सकते कि किसी मोमेंट पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या स्पीड थी, क्योंकि हर पॉइंट पे स्पीड चेंज होगी, क्योंकि रिएक्टेंट्स की अमाउंट भी चेंज हो रही है, या प्रोडक्ट से देख रहे हो तो प्रोडक्ट्स की अमाउंट भी चेंज हो रही है। तो इसलिए कहता अगर किसी पॉइंट पे रेट ऑफ रिएक्शन बतानी हो फिर क्या करो। तो कहता अगर किसी पॉइंट पे रेट ऑफ रिएक्शन बतानी हो तो उसका तरीका ये है कि उस पॉइंट पे स्लोप ड्रा कर लो। ये आ गया, ये देखो। हैंस टू फाइंड इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस मतलब किसी मोमेंट पे। when at a particular point we have to find the slope of a tangent at that point, हमें उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करनी है और उसकी स्लोप पता करनी है। जैसे ये देखो, इधर देखो, ये यहाँ पे यही किया हुआ है, ये कर्व था। तो इस कर्व में मान लो किसी ने पूछा जी इस पॉइंट पे क्या स्पीड थी, वो पता करनी है। तो आप क्या करो, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करो, ये टेंजेंट ड्रा कर ली और फिर इसकी स्लोप निकाली हुई है बेटा। ये जो लिखा है ना, पॉइंट्स, दो पॉइंट्स ले लिए कोई भी, एक ये पॉइंट ले लिया, एक ये पॉइंट ले लिया, और ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। कैसे निकालते हैं? ये x1 आ जाएगा, यानी इस पॉइंट पे जो बनेगा, और यहाँ पे जो होगी वैल्यू वो y1 हो जाएगी। इसी तरह से ये वैल्यू जो होगी ये x2 हो जाएगी, और ये जो वैल्यू होगी ये y2 हो जाएगी। तो इस तरह से होता है, ठीक है। मतलब कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालने होते हैं, जैसे इस पॉइंट पे मैं फिर बताता हूँ, इस पॉइंट पे निकालने हैं तो x का निकालना है, x एक्सिस पे आ जाओ। अब ये जो पॉइंट होगा ये x1 हो गया। ऐसे ऐसे y का निकालना है तो ये इस पॉइंट पे आ जाओ, ये y1 हो जाएगा, और उसी तरह से दूसरे। और फिर स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो वो फॉर्मूला हमने लगा देना है। ये देखो ये लिखा भी है m इक्वल्स टू y बाई एक्स, ये स्लोप का ही फॉर्मूला होता है। तो वो फॉर्मूला लगा दो। और वैसे ये भी होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। उस फॉर्मूले से हम स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब सिलेबस में है, मतलब इस तरह से नहीं कि न्यूमेरिकल बनेगा इसका या कुछ पूछा जाएगा आपको। बस आपको नॉलेज के लिए कि कैसे फाइंड करोगे। आपने बताना जी टेंजेंट ड्रा करो जिस पॉइंट पे पूछिए और उसकी स्लोप पता कर लो। स्लोप ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है। y बाई एक्स लिख दो, चाहे y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये होता है। और फिर आ गया आर इंस्टेंटेनियस। ये देखो वही बताया, स्लोप निकालने के बाद कहता अगर रिएक्टेंट्स लिए हैं तो नेगेटिव लगा देना, नेगेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट कर देना, वो रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। और अगर प्रोडक्ट्स को ले रहे हो तो कहता पॉजिटिव रखना। बस ये है। फिर से बता देता हूँ, रिएक्टेंट्स में नेगेटिव क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट्स की अमाउंट धीरे धीरे कम होती है, जबकि प्रोडक्ट्स की अमाउंट धीरे धीरे बढ़ती है। बस इतना है। और दोनों में फ़र्क क्या है? कहता है एवरेज और इंस्टेंटेनियस में तो फ़र्क इतना ही है, एवरेज तो बड़ी पूरा ओवरऑल चेंज के लिए होती है, और इंस्टेंटेनियस जो है वो किसी पॉइंट पे है। किसी पॉइंट पे मतलब ये हुआ कि उस पॉइंट पे जो टाइम चेंज होगा वो बहुत कम होगा, यानी डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो होगा। तो वही ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, व्हेन टाइम इंटरवल बिकम वेरी स्मॉल, यानी थोड़े टाइम के लिए पूछ रहा है कि थोड़े टाइम चेंज में क्या स्पीड थी वो पूछ रहा है, ठीक है। तो वो इंस्टेंटेनियस रेट होती है। तो इसलिए कहता इंस्टेंटेनियस रेट, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि एवरेज रेट दोनों एक ही हैं। फ़र्क ये है कि अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो, यानी डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, तो एवरेज रेट ही इंस्टेंटेनियस रेट हो जाती है। ये चीज़ है बस बेटा। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो यूनिट्स जो हैं रेट ऑफ रिएक्शन की आसान ही है। ये देखो ऊपर क्या ली थी, ये डेल्टा आर। डेल्टा आर मतलब कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन की यूनिट है मोल लीटर इनवर्स, और नीचे है टाइम, टाइम की सेकंड इनवर्स। ये जो भी टाइम आप ले रहे हो उसमें आ जाएगा, वही यहाँ पे आया। देखो ये आ गया मोल लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स आ गया। और सेकंड के लिए ना एस लिखना है बस, ठीक है, SCC नहीं लिखने की ज़रूरत होती। और गैसेस होंगी तो गैसेस में कंसंट्रेशन की जगह पे, यानी मोल लीटर इनवर्स की जगह पे प्रेशर की यूनिट ले लेते हैं, तो बार आ जाएगा, बार सेकंड इनवर्स, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा और देखो, और इसमें क्या बताया हुआ है हमें, कंसीडर अ रिएक्शन। एक रिएक्शन दी हुई है, उसके एग्जाम्पल को बताया जा रहा है।
ए प्लस बी सी प्लस टी। तो एवरेज रेट कैसे निकालोगे कहता। तो आपने क्या करना है, अगर रिएक्टेंट्स हैं तो नेगेटिव लगाना है, ये नेगेटिव लगाया हुआ है, और नंबर ऑफ मोल्स कहाँ लिख देने हैं, नीचे 1/, में कर देने हैं, क्योंकि हमने 1 मोल के लिए बतानी होती है, इसलिए ऐसा करते हैं। तो डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। सेम इसी तरह से बी के लिए बताना है, तो माइनस ये बी नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो 1/, में कर देने हैं, डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। जो फिर से सी आ गया है मोल्स, अब ये प्रोडक्ट है तो प्लस आ गया, ठीक है, प्लस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। फिर इसी तरह से डी में 1/d डेल्टा डी बाय डेल्टा टी, ऐसे हो गया। और यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है, ये क्या चीज़ है, माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, 1/a को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, तो ये हमें बता रहा है कि ए रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए, या रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, ऐसे भी बोल सकते हो, या रेट ऑफ डिके ऑफ ए, ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं, ये न्यूमेरिकल्स में जरूर पूछेगा वो, तो इसलिए बता रहा हूँ। और इसी तरह से माइनस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी हो, वो भी माइनस मतलब डिक्रीज, डिसअपेरेंस ये है। और अगर यही चीज़ प्लस के साथ आगे बताई होगी, ये देखो, जैसे प्लस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी क्या है, ये रहा, तो ये है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, ऐसे हो जाता है ये, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले आ गया बेटा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे ये कैंडल बर्निंग वाला एग्जांपल समझाया है कि अगर कोई कैंडल है उसको प्योर ऑक्सीजन देते हो वो बहुत बढ़िया से बर्न करेगी। फिर उसके ऊपर आपने वो देखा होगा, एक एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट होता है, गिलास रख दो, तो गिलास रख दो तो वो धीरे धीरे से फड़फड़ाने लग पड़ेगी, बुझनी से लग पड़ेगी। क्यों? ऑक्सीजन कैंडल के अंदर जो है वो उसको प्रॉपर नहीं मिलेगी, और धीरे धीरे वो भी यूज़ हो जाएगी तो वो बुझ भी जाएगी। यानी कंसंट्रेशन नहीं दोगे, कंसंट्रेशन कम रखोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगी, ठीक है, बस ये है। अच्छा, फिर आ जाओ टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। ये आपको जब फर्स्ट टाइम करवाया है तब बता भी दिया था, और अब खैर अब तो आपके एक्टिवेशन एनर्जी वाला कौन टॉपिक ही सिलेबस से हट गया, पर फिर भी चलो। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। इसको आप ऐसे समझो कि जैसे एक तो होता है नेसेसरी, आता है तो देखो यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है, कि नेसेसरी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो मिल जाती है। ये वो भी समझ सकते हो कि जो मैंने शुरू में बताया कि रिएक्टेंट्स को मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और एटम्स बनते हैं, तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी ही है एक तरह से ये। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट्स को हीट एनर्जी मिल जाएगी, एनर्जी मिलेगी तो रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, ये है। अच्छा, नेक्स्ट आता है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। तो सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स में क्या होगा, जैसे कोई भी रिएक्शन है पाउडर फॉर्म में जल्दी होगी, और मोटे मोटे क्रिस्टल्स लोगे तो वो मुश्किल होगी। जैसे एक लकड़ी का बड़ा सा बहुत बड़ा लॉग है, उसको बर्न करना है मुश्किल है। अगर उसके वो मशीन सी नहीं होती, ऐसे दरवाजे वगैरह बनाते हैं तो पतली पतली उसकी छिलके से निकल आते हैं, उस फॉर्म में उसको काट दो और फिर बर्न करो, वो आसान होगी। सेम वही चीज़ है बेटा, यानी सरफेस एरिया जितना ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, रिएक्शन उतनी ही जल्दी होगी, ठीक है, और फास्ट भी होगी। इसका दूसरा एग्जांपल ये भी है, चीनी घोलनी है, अगर बड़ा क्रिस्टल लेते हो वो आसानी से नहीं घुलेगा, पाउडर फॉर्म में लेते हो जल्दी घुल जाएगी। क्यों? पाउडर फॉर्म में क्या हुआ बेटा, हर एक पार्टिकल, यानी उसके जैसे बड़े क्यूब में तो अंदर वाले पार्टिकल थोड़ी आ रहे थे उसके कांटेक्ट में पानी के, लेकिन पाउडर फॉर्म में सारे पार्टिकल कांटेक्ट में आने, यानी सरफेस एरिया बढ़ गया तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। अच्छा, नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस। रेडिएशंस क्या होती हैं, सनलाइट। तो सनलाइट से भी क्या मिलती है, एनर्जी। तो फिर वही बात है बेटा, एनर्जी मिलेगी तो एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी, या कह लो वही रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स के आप एटम्स के बीच में जो वो बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स टूटने के लिए एनर्जी मिल जाएगी, तो जी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, ये चीज़ है। फिर आता है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में देखो ये क्या होता है, मैंने पहले भी समझाया था आपको कि कैटलिस्ट क्या करता है, एक नया पाथ प्रोवाइड करता है जिसके लिए कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने आपको समझाया था, जैसे ये रिएक्शन मतलब एक पहाड़ की तरह है, ठीक है, तो अगर बिना कैटलिस्ट के जाना है तो ये पूरा पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, यानी ये इतनी एनर्जी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी एनर्जी चाहिए इतने पाथ के लिए। आगे तो चलो उतराई आ जाएगी, मतलब आसान काम है, पर ये तो एनर्जी चाहिए। तो लेकिन कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट इस यहाँ से चलेगा
और यहाँ से टनल बना देगा, ये बीच वाला रास्ता पकड़ेगा, ये टनल बना देता है एक तरह से। टनल बनाने का मतलब है कि एक्टिवेशन एनर्जी की अमाउंट जितनी चाहिए उसको कम कर देता है और प्रोडक्ट्स बना देता है। तो बस ये है, तो यही चीज़ समझाते हैं हम कि कैटलिस्ट एक नया पाथ अल्टरनेट मतलब नया पाथ प्रोवाइड कर दिया, जैसे टनल वाला जो मैंने समझाया, जिसमें कम एनर्जी, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी यानी कम एनर्जी की ज़रूरत है। तो जब कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो इसका मतलब रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाएगी, ठीक है, इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि देखो बात को समझो, याद रखो इसको, मुश्किल कौन से काम होते हैं, ज़्यादा एनर्जी, जिनमें ज़्यादा एनर्जी लगती है, और जो काम थोड़ी एनर्जी से होते हैं, जैसे पेन का ढक्कन उठा के इधर से उधर फेंकना है, आसान है जी, तो आसान है तो जल्दी कर दोगे आप, तो वो चीज़ होती है। जिसको कम एनर्जी लगे वो आसान काम है और वो जल्दी हो जाएगा, जिसको ज़्यादा एनर्जी लगे वो मुश्किल काम है, मुश्किल काम करने में ही ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूँ एक बड़ी सी अलमारी है आपके घर में, उसको उठाओ और फेंक दो, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है, तो इसको एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी और टाइम भी लगेगा, ये चीज़ है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या है, देखो एक रिएक्शन है, कंसीडर अ रिएक्शन ए प्लस बी चेंजेस टू प्रोडक्ट्स। और लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, ये +1 में भी था, ये कहता है रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रिएक्टेंट्स के, यानी ए और बी के, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे ये उनकी पावर में चले जाएंगे, ये देखो ये बी ए और बी पावर में चले गए। और के क्या है, के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ गया। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन कहता था, ठीक है। पर कहता एक्सपेरिमेंट्स से ये पता चला कि जब मतलब ये तो लॉ ऑफ मास एक्शन ने कह दिया था कि ऐसे होता है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट्स करे तो ये पता चला कि ये जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना, ये नंबर ऑफ मोल्स कई रिएक्शंस में तो ठीक है, यानी ये सेम आ जाते हैं, जो इधर हैं वही आ जाते हैं, लेकिन काफ़ी सारी रिएक्शंस में ऐसा नहीं भी होता है, ठीक है। तो इसलिए नया लॉ दिया गया, नए लॉ में क्या कहा गया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर कहता कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं यानी सॉरी जो पावर्स होती हैं रिएक्टेंट्स की टर्म्स के, वो पावर्स नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। तो इसको हमने कहा लॉ ऑफ सॉरी रेट लॉ, इसको क्या कहा, रेट लॉ, यानी रेट, मैं फिर से रिपीट करता हूँ क्या कहा इसने, मैं शुरू से बताता हूँ। लॉ ऑफ मास एक्शन ने कहा था कि रेट रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और रिएक्टेंट टर्म्स की जो पावर्स होंगी वो नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होंगी। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट्स किए यानी काफ़ी सारी रिएक्शंस को स्टडी किया तो पता चला कि जो पावर्स होती हैं वो इक्वल होती भी हैं कई रिएक्शंस में और कई में नहीं भी होती हैं। तो रेट लॉ बनाया गया, रेट लॉ में यही बात ऐड कर दी गई कि पावर्स जो हैं रिएक्टेंट टर्म्स की वो इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। तो ये है बेटा, ये देखो यही बताया, बाय एक्सपेरिमेंट इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स मे और मे नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स एज रिप्रेजेंटेड बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। तो इसीलिए कहता है हेंस ए एंड बी जो हैं उसको अल्फा और बीटा रिप्लेस कर दिया गया, और इसीलिए रेट लॉ क्या बन गई, आर इक्वल्स टू के, ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा, और इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ रेट लॉ कहते हैं, ठीक है। और के क्या आ गया, के इज़ नोन एज रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। और फर्दर ये आ गई रेट ऑफ रिएक्शन कैन आल्सो बी रिटन एज आर इक्वल्स टू माइनस डी आर बाई डी टी, ये सेम वही आ गया जैसे पहले क्या लिख रहे थे आप, माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी लिख रहे थे, अब उस डेल्टा को हटा के डी कर दिया, बस इतना ही फ़र्क है, ठीक है, और कुछ नहीं है। डेल्टा क्या होता है, बड़ा चेंज, डी होता है स्मॉल चेंज। और ये जो इक्वेशन है इसको हम कहेंगे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ठीक है, क्या कह देंगे इसको, डिफरेंशियल, ये डिफरेंशिएशन वाली टर्म हो जाती है ना, डी बाई डी एक्स डी बाई डी टी, तो इसलिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो ये है, और रेट लॉ अब बता देता हूँ आगे। रेट लॉ में यही जो मैंने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस, एक्टिव मासेस आपको पता होगा रिएक्ट कंसंट्रेशन, मोलैरिटी को ही एक्टिव मासेस बोल देते हैं या कंसंट्रेशन बोल दो, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स, और हर एक एक्टिव मास टर्म की पावर जो होगी वो विच रेज टू सम पावर आ गया, ये देखो, विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स एज रिप्रेजेंटेड बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो जब पावर को कह दिया कि ये इक्वल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, वो रेट लॉ बन गया, ठीक है। और ये आ गया बेटा, ये देखो
आर इक्वल्स टू के ए की पावर अल्फ़ा बी की पावर बीटा। आगे ए और बी कहता है अगर 1 मोल पर लीटर हैं तो आर किसके इक्वल आ जाएगा के। और के क्या है, रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट भी को कह देते हैं। तो रेट कांस्टेंट कैसे डिफाइन करेंगे, इसी तरह से इसी कंडीशन से डिफाइन करेंगे कि रेट कांस्टेंट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है, इज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स इज 1 मोल पर लीटर, इस तरह से बेटा। और गैसेस के लिए भी यही हो जाएगा, गैसेस में बस कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर लेना होता है, तो वहाँ पे बोल दोगे पी ए पी बी इक्वल्स टू 1 बार, आर इक्वल्स टू के। तो के क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन जब पार्शियल प्रेशर जो है रिएक्टेंट्स के वो 1 हो जाएंगे, बस ऐसे है बेटा, 1 बार बोल दो, ये है। तो ये चीज़ आई, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू 1 मोल पर लीटर, then rate of reaction is also known as specific reaction or specific rate of reaction, it is equal to rate constant। ये भी ध्यान रखना, यानी जब वो 1 हो जाती है ना, जैसे ये पी ए पी बी सभी रिएक्टेंट्स की प्रेशर 1 हो या सभी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन 1 हो, तो जो रेट होती है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, और ये हमेशा रेट कांस्टेंट के इक्वल होगी। तो वो तो होनी है अगर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन या प्रेशर 1 है तो, ठीक है। तो ये चीज़ है बेटा।